अब जैसे ये मेटा का नाम आपने सुना है 2017 से 2020 के, इससे पहले लोग फेसबुक को जानते थे। भाई ये मेटा क्या है? मेटावर्स। ये 2009 के अंदर एक फ़िल्म आई थी जिसमें उसने बताया था कि भाई आप एक जगह से रहते हुए पूरी दुनिया, तो लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट ज़ाहिर किया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया कि हम क्यों ना ऐसी ऐसी चीज़ बनाएँ जो एक जगह से रह के पूरी दुनिया को कनेक्ट करे। हसन भाई ये बताएं डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग हर वो चीज़ जो डिजिटली लोगों को दिखाई जा रही है। यानी हर वो प्लेटफ़ॉर्म जो वीडियो की सूरत में दिखाया जा रहा हो, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा हो और सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा हो, जिसमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इन तमाम जगहों पे जो आप ऐड देख रहे होते हैं, ये सारी जो है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती अच्छा हसन भाई मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है। जी, जी। आजकल आप देख रहे हैं इसका बहुत स्कोप है और टीचर भी आप सोशल मीडिया जी, मार्केटिंग के जी। हैं, तो उसके हवाले से ज़रा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में कितना स्कोप है और क्या आने वाले दिनों के अंदर कितना ज़रूरी है ये? देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों ऊपर आई? सबसे पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं ना, ये आई है कोविड के बाद से। क्योंकि कोविड के अंदर जो है हर चीज़ वो ऑनलाइन सेल हो रही थी। आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते, आप किसी से गले नहीं मिल सकते, आप शटन नहीं उठा सकते। आपको जो भी चीज़ सेल करनी है वो ऑनलाइन करनी है। हसन भाई अभी भी आपने जिक्र किया ई कॉमर्स का, ये ई कॉमर्स क्या है मेरे व्यूअर्स को ज़रा समझाएं। देखिए, ई-कॉमर्स से मुराद है हर वो चीज़ जो ऑनलाइन, जितनी भी आप ऑनलाइन यानी कि बैंकिंग की भी देख लें, ई ऑनलाइन बैंकिंग आपने देखा होगा। हर वो चीज़ जो एक कॉमर्स का मतलब होता है तिजारत, ई इन्होंने लगा दिया हर वो चीज़ जो ऑनलाइन सेल हो रही हो, यानी हर वो चीज़ जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आपके घर आ रही है या ऑनलाइन चीज़ सेल हो रही है, भले वो सर्विसेज़ भी हों, कोई आपके पास देखें तो वो ई-कॉमर्स के अंदर आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी राशिद भट्टी एंड यू आर वाचिंग भट्टी साहब चैनल। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लाया हूं एक टीचर जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं और आप देख रहे होंगे कि आजकल सोशल मार्केटिंग डिजिटल मार्केट ही का दौर है। इस हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए मिलते हैं मोहम्मद हसन भाई से। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, आप सुनाएँ कैसे हैं? सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। आप एक टीचर हैं, बिल्कुल। डिजिटल मीडिया पढ़ाते हैं। जी, जी। मेरे जो डिजिटल मार्केटिंग में जो मेन कोर्स है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, जो मैं एज़ अ ट्रेनर पढ़ाता हूँ। सही। हसन भाई ये बताएं डिजिटल मार्केटिंग है क्या? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग हर वो चीज़ जो डिजिटली लोगों को दिखाई जा रही हो। यानी हर वो प्लेटफ़ॉर्म जो वीडियो की सूरत में दिखाया जा रहा हो, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा हो और सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा हो, जिसमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इन तमाम जगहों पे जो आप ऐड देख रहे होते हैं, ये सारी जो है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुराद ये है कि जो आपके न्यूज़ चैनल्स पे जो ऐड दिखाए जा रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है प्रिंट मीडिया, यानी कि जो अखबारात की सूरत में, जो न्यूज़ चैनल की सूरत में, जो ब्रोशर की सूरत में लोगों को दिखाया जा रहा होता है, ये होती है प्रिंट मीडिया। 3 टाइप की मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया। हसन भाई मुझे ये बताएं डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा क्या है और किन-किन लोगों को इससे फ़ायदा है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा क्या है कि इसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। आपको जिस जगह पे, जिस टाइम ऐड पहुँचाना है, आप लोगों तक के पहुँचा सकते हैं। अच्छा, ऐड पहुँचाना है तो आप इसमें जो ऑडियंस है वो ऐसी टारगेट कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि इसके पीछे सारे जो है आपके एल्गोरिथम्स लगे हुए होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को भी ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो आप उसको बाय एज भी दिखा सकते हैं, लोगों को फ़िल्टर कर सकते हैं। बिहेवियर की मुराद ये है कि बिहेवियर के तौर पे आप लोगों को ऐड दिखा सकते हैं कि भई ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अच्छा, भाई ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप पूरी जो है ना इस डिजिटल मीडिया के अंदर अपनी ऑडियंस जो है वो बहुत टारगेटेड कर सकते हैं। अच्छा हसन भाई मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जी, जी। आजकल आप देख रहे हैं इसका बहुत स्कोप है और टीचर भी आप सोशल मीडिया जी, मार्केटिंग के जी। हैं, तो उसके हवाले से ज़रा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में कितना स्कोप है और क्या आने वाले दिनों के अंदर कितना ज़रूरी है ये? देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों ऊपर आई? सबसे पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं ना, ये आई है कोविड के बाद से ऊपर। क्योंकि कोविड के अंदर जो है हर चीज़ वो ऑनलाइन सेल हो रही थी। आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते, आप किसी से गले नहीं मिल सकते, आप शटन नहीं उठा सकते। आपको जो भी चीज़ सेल करनी है वो ऑनलाइन करनी है। तो उसके बाद से जो ट्रेंड आया, जो लोगों का बिहेवियर आया, तो वो हर चीज़ ऑनलाइन। आज भी आपको कोई फूड आइटम जो है परचेज़ करना है या कोई भी प्रोडक्ट करनी है, वो आपको घर बैठे चाहिए। आपका टाइम सेव हो गया। तो इसीलिए दौर जो है सारा सोशल मीडिया का आ रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर से स्कोप से मुराद ये है कि आने वाला जितना भी दौर है वो सोशल मीडिया। अब 2020 के बाद उसके साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। ठीक है? उसमें एआई भी शामिल हो गई है। तो अब आने वाला जितना भी दौर है वो सारा है ही सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का। यानी डिजिटल मार्केटिंग की एक ब्रांच है सोशल मीडिया मार्केटिंग।
वो उसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है, आपके फ़ेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, आपके लिंक्डइन। अच्छा, ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म भी अलग-अलग हैं, जो नॉर्मल बंदे जो रोज़मर्रा यूज़ कर रहे होते हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो फ़ेसबुक आपको वहाँ पे नज़र आएगी ऑडियंस। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए इंस्टाग्राम बनाया गया है, उनके जो एंट्रेंस जैसी बनाई है कि वो ऐसी बनाई है कि नॉर्मल बंदा यूज़ ही नहीं कर सकता। अच्छा, लिंक्डइन लिंक्डइन जो वो यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है जॉब पर्सन के लिए। ट्विटर पॉलिटिक्स के लिए यूज़ हो रहा है, जितने भी पॉलिटिशियन हैं आपको वो ट्विटर पे मिलेंगे। तो हर किसी की अपने हिसाब से जो है ना एक ऑडियंस है, जो ये काम कर रही होती है। असल में बात करेंगे आपकी जर्नी के ऊपर कि आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, टीचर कब बने, खुद कब सीखा, इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएँ? बिल्कुल, मैं इस फ़ील्ड के अंदर 2018 के अंदर आया, क्योंकि जब मैंने अपनी फ़ील्ड को चेंज किया, उससे पहले मैं वेब डेवलपर था। जब 2018 के अंदर आया तो मैंने बाकायदा इसका एक कोर्स किया 6 मंथ का, और कोर्स करने के बाद जब कोविड आया, तो उस पे फिर मैंने इस पे अपना काम स्टार्ट किया। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं 2018 से एज़ अ टीचर भी पढ़ा रहा हूँ। मल्टीपल जगहों पे मैंने जाके वर्कशॉप भी दी है, और मोर देन 150 से ज़्यादा क्लाइंट के साथ मैं काम कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ई-कॉमर्स के काफ़ी ब्रांड्स का मैंने स्टार्टअप किया और एक अच्छी जर्नी पे ले जाके जो है वो सेल की है। मोर देन आज तक के मैं 50 मिलियन से ज़्यादा एड मैनेजर पे एक्सपेंडिंग कर चुका हूँ। अच्छा। यानी कि स्पॉन्सर एड चला चुका हूँ मैं, और मल्टीपल मेरी जर्नीज़ हैं। तो मेरा जो कमोबेश एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 6 टू 7 इयर्स है। किन बड़े-बड़े क्लाइंटों के साथ काम किया आपने? मैंने सबसे पहले जो एक क्लाइंट के साथ काम किया है एज़ अ कंपनी, जब मैं जॉब पर्सन था तो chinaonline.pk पे, मैंने उसमें 6 मंथ के अंदर जो है तकरीबन 2 मिलियन से 3 मिलियन की एक्सपेंडिंग करके 1 सीआर पॉइंट 97 जो है ना, यानी 1 करोड़ 97 लाख की सेल जनरेट करी। जी। अच्छा मुझे ये बताएँ हसन भाई कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, अक्सर देखा जाता है कि ये फ्रॉड ही होती है, यानी कि मँगवाया कुछ जाता है, आता कुछ है, तो इसको आप कैसे लेते हैं कि ये कौन-सी ऐसी साइट हैं जो बिल्कुल सही चीज़ें बेचती हैं और ये जो गलत चीज़ें जो आ जाती हैं हमारे पास डिलीवर होके, तो इसका क्या तरीक़ेकार होता है? ये कितनी मकबूलियत है इसको? देखिए, इसके अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड बहुत हो रहा है। मतलब थोड़ी-सी हमारी भी इसमें गलती क्या होती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉच है, उसकी प्राइस ही 3000 रुपीज़ है। अब कुछ हमारे ही अपने जो वो क यूज़र होते हैं, वो उसको 15 यानी कि 1500 रुपए की सेल कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि फ़ेसबुक पे एक ऐड आया, उसके प्राइस थे 3000 रुपीज़ वॉच की, और थोड़ी देर के बाद आया 1500 रुपए। तो अब हमारे पास क्या होता है कि भाई हम 1500 की ही प्रोडक्ट मँगा लें। जबकि आप अगर उस 1500 की प्रोडक्ट मँगा रहे हैं ना, तो उसके पेज पे जाके उसके रिव्यूज़ चेक कर लें। वो कितना पुराना पेज है, कितने लोगों तक के जो है ना उसने सेल कर दिए, कितने टाइम तक के वो ये प्रोडक्ट सेल करते आ रहे हैं, यानी उसने और प्रोडक्ट सेल किए नहीं किए। अगर आपको वहाँ पे अच्छे रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो वो आप प्रोडक्ट बाय करें, वरना वो सीधा-सीधा स्कैमर है, जो वो आपके पैसे मँगा के आपको दिखाएगा कुछ, भेज कुछ देगा। हसन भाई कुछ जो अच्छी साइट हैं जैसे दराज़ हो गई, इस तरीके की मुख्तलिफ साइट जो अच्छी साइट हैं। अच्छा मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि वो इतनी सस्ती चीज़ बेच रहे होते हैं और चीज़ भी उनकी अच्छी आती है कि मार्केट के अंदर वो चीज़ जैसे मिसाल के तौर पे ₹100 की है, हुँ। तो दराज़ ने लगाई हुई है ₹60 की। ये कैसे कर लेते हैं? देखिए, ई-कॉमर्स का एक असूल ये है कि 3 से 6 महीने में ई-कॉमर्स में वही बंदा स्टे करता है, जब वो सामने वाले अपने क्लाइंट के बिहेवियर को या क्लाइंट के ट्रस्ट को बिल्ड कर लेता है। पहले जब भी कोई भी जर्नी आती है तो ई-कॉमर्स के अंदर कहा जाता है कि 3 से 6 मंथ के अंदर आप नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि आप बस अपने यूज़र का अपना ट्रस्ट बिल्ड करें। एक मर्तबा आप सामने वाले यूज़र के पास एक अच्छी चीज़ भेज दें, उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद 6 मंथ के बाद वही चीज़ आप उसको डबल प्राइस में भी बेचेंगे, यानी 2x की प्रोडक्ट भी बेचेंगे, तो वो ईज़िली खरीद लेगा। क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा जो है ना वो यही हो रहा है। इवन स्टिल दराज़ को भी ये चीज़ फेस करते हैं। तो उनको ये पता है कि सबसे पहले कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफ़िट वाली चीज़, यानी कि सामने वाले यूज़र्स को दो, ताकि हम अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लें। एक मर्तबा आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया यूज़र पे, वो आँख बंद करके आप उस फिर दोबारा अपने स्टोर पे 5000 की भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, 10,000 की भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब जैसे मोर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐड अभी पाकिस्तान के अंदर परफ्यूम के चल रहे हैं। अब एक परफ्यूम जो है, नया बंदा आके देखता है कि वेबसाइट पे जो एक परफ्यूम है वो 3500 का सेल हो रहा है। वो नया बंदा आके समझता है कि मैं भी ईज़िली सेल कर लूँगा। अगर आप उसको प्रीवियसली जाके देखें तो उसने जो स्टार्ट किया है वो ₹1500 ही सेल से स्टार्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो 1000 से लेके 1500 वाली प्रोडक्ट, इसके जो क्लाइंट हैं वो 70% है, और जहाँ प्रोडक्ट आपकी 2000 से लेके 5000 तक के चली गई है, तो इसके जो क्लाइंट है सिर्फ़ 30% है। यानी उस 30% को ग्रैब करने के लिए पहले आपको 70% के लोगों को सेल करना पड़ेगी, अपनी मार्केट वैल्यू करना पड़ेगी। जो एलीट किस्म की ऑडियंस है ना, वो ऐसी चीज़ नहीं खरीदती। जो कोई बंदा ब्रांड यूज़ करने वाला है या ब्रांड परफ्यूम लगाने वाला है या शर्ट्स लगाने वाले हैं, जब तक कि वो पूरी स्टडी नहीं करेगा, वो आपसे ₹3500 की प्रोडक्ट लेगा नहीं।
तो इसीलिए क्लाइंट जो है अपनी जगह बनाने के लिए क्या करते हैं कि कम पैसों में एक अच्छी चीज़ देते हैं, यानी उनके लिए वो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। जी। लेकिन वो बेसिकली वो आपका क्लाइंटेल बिल्ड कर रहे होते हैं, यानी कि आपको बिल्ड कर रहे होते हैं, आपके ट्रस्ट को जो है ना वो ये देख रहे होते हैं। हसन भाई, अभी भी आपने ज़िक्र किया ई-कॉमर्स का। ये ई-कॉमर्स क्या है? मेरे व्यूअर्स को ज़रा समझाएँ। देखिए, ई-कॉमर्स से मुराद है हर वो चीज़ जो ऑनलाइन सेल हो रही है। जितनी भी आप ऑनलाइन यानी कि बैंकिंग की भी देख लें, ऑनलाइन बैंकिंग आपने देखा होगा। हर वो चीज़ जो एक कॉमर्स का मतलब होता है तिजारत, इन्होंने लगा दिया, हर वो चीज़ जो ऑनलाइन सेल हो रही हो, यानी हर वो चीज़ जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आपके घर आ रही है या ऑनलाइन चीज़ सेल हो रही है, भले वो सर्विसेज़ भी हों, कोई आपके पास देखें तो वो ई-कॉमर्स के अंदर आ जाती है। हसन भाई, यूट्यूबर्स हज़रात के लिए आप बताएँ कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, अक्सर लोग चैनल बना लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार इसके अंदर मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन चला नहीं, साल किया, 1.5 साल किया, 2 साल किया, फिर छोड़ दिया मैंने। वो जो लोग छोड़ देते हैं, उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखें, यूट्यूब की जर्नी जो है वो थोड़ी-सी बहुत स्ट्रिक्ट है उसके रूल, क्योंकि यूट्यूब बेसिकली है ही गूगल का। ठीक है, गूगल इतनी आसानी से हर किसी को ऊपर लेके नहीं आता। अगर आप कोई भी यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी काम करते टाइम ये देखें, जब भी आपने आज के दिन कोई वीडियो डाली, ठीक है? आज के दिन जब आपने वीडियो डाली, तो आप उसको देखेंगे कितने लोग आपको उस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि उसका एवीजी यानी कि एवरेज टाइम क्या जा रहा है। अच्छा, जब दूसरे दिन जब आप डाल रहे हैं, तो देखें कि जब मैंने इस टाइम वीडियो डाली है, तो कितने लोग देख रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि जब आप 10 से 15 दिन और 1 मंथ तक के डेली वीडियो डाल रहे होंगे, तो यूट्यूब के जो पीछे में रिवॉर्ड एल्गोरिथम लगा हुआ है ना, तो वो ये नोट करेगा कि हाँ, अब यूज़र जो है ना हमारे पास डेली आके हमारे पास वर्क कर रहा है। बीच में वो किसी दिन में से जो है ना आपकी वीडियो लोगों को दिखाने लग जाएगा। मेन चीज़ क्या है, 85% आपका कंटेंट, अगर उस टाइम आपके लोग कंटेंट देखने लग गए, तो आपका चैनल रातों-रात चले जाएगा। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि जो गोल आपने पिछले 1 महीने तक के अचीव नहीं किया, वो आपको एक ही रात के अंदर अचीव करके दे देगा। अच्छा, मज़े की बात क्या है, आपकी जब कोई एक वीडियो रैंक होती है ना, यानी कि लोगों के ऊपर जाती है कीवर्ड के ऊपर, जब भी कोई वीडियो एक रैंक होती है, तो उस पीछे उसके साथ-साथ क्या होता है, मल्टीपल भी वीडियो उठ के आने लग जाती हैं। यानी कि आपकी कोई एक वीडियो रैंक हो गई, उस पे व्यूज़ आने लग गए, तो फिर यूज़र क्या करता है, जैसे ही स्क्रॉल करता है, तो थोड़ी देर में वो आपकी दूसरी वीडियो भी देख रहा होता है। जब वो दूसरी देख रहा होता है, तो तीसरी भी देख रहा होता है। उस टाइम आपका मवाद क्या होता है, रेडी हुआ हुआ होता है। फिर एक-एक यूज़र आपकी 5-5 वीडियो देख रहे होते हैं और उसमें जो है ना एक बाकायदा पुश नोटिफ़िकेशन जा रहा होता है, भई आपके रैंकिंग मिल रही होती है आपके यूट्यूब को, और फिर यूट्यूब कहता है कि भई अब उसको ऊपर सजेस्ट में लेके आएँ, लोगों को दिखाएँ। जैसे ही वो रैंक देना स्टार्ट करता है, तो वो फिर आप खुद देखते हैं कि भई अब एक कीवर्ड है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर पॉलिटिकल चैनल है या कोई भी चैनल है, तो आप बेसिकली यही डालेंगे कि कोई भी बंदा न्यूज़ जाके लिखे तो मेरी वीडियो ऊपर आए, तो वो उसी एल्गोरिथम के तहत ऊपर देता है। यानी कि फर्स्ट पेज पे वो बीच में आपको ऐसी पोज़ीशन दे देगा कि हो सकता है कि 10 क्लिक के ऊपर वो अंदाज़ा लगा ले कि भई 10 बंदों ने इसकी वीडियो पे क्लिक किए हैं, व्यूज़ किए हैं, लेकिन तमाम बंदों ने जो है 8 बंदों ने वीडियो जो है ना इनकी पूरी यानी कि 80% देखी है। तो वो उस रिपोर्ट को कह देता है कि भई इसका स्कोर ऐड कर दो, ऊपर लेके आ जाओ। ये पीछे की साइंस चल रही होती है। सही। हसन भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि चैनल मोनेटाइज़ का क्या तरीका है? कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए? कितना वॉच टाइम होना चाहिए कि उनका चैनल मोनेटाइज़ हो? इनकम उनकी कब से स्टार्ट होती है? कितनी मेहनत के बाद? देखिए, आप कोई भी नया चैनल बनाते हैं ना, तो सबसे पहले यूट्यूब की 2 पॉलिसीज़ हैं, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप ईज़िली जो है एलिजिबल हो जाते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। वो आपको बाकायदा जब आपके पास ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, तो यूट्यूब आपको खुद ही एक ईमेल करेंगे कि भाई आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर लें। बड़ा सुकून से आपको रह के अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप एआई की वीडियो यूज़ कर रहे हैं, अब आपने देखा है रोज़मर्रा एक नया चैनल आ रहा है फेसलेस, जो एआई के ज़रिए से यूज़ हो रहा है। तो एआई की वीडियो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ख़्याल रखें कि ज़्यादा एआई के साथ-साथ अपना जेन्युइन कंटेंट भी उसमें शामिल करें। क्योंकि एआई बनाने वाले भी वही हैं, सही। उनको ये भी पता है कि एआई की कितनी वीडियोज़ बन रही हैं। क्योंकि अब एआई ने क्या किया, हर नए बंदे के लिए जो है ना आसान कर दिया। एक बंदा अपना जेन्युइन कंटेंट लेके आ रहा है, वो 2-2 घंटे मेहनत कर रहा है, और एक बंदा आ रहा है एआई के ज़रिए से, स्क्रिप्ट के ज़रिए से, तो यहाँ तो क्वालिटी का फ़र्क आ गया। तो वो इन चीज़ों को बड़ा नोट कर रहा है। अगर आप एआई यूज़ भी कर रहे हैं, तो उसके बीच में अपनी वॉइस ओवर यूज़ करें, बीच में कुछ ऐसा जेन्युइन कंटेंट यूज़ करें कि वो पकड़ ना सके। अगर उसने एक मर्तबा पकड़ लिया, फिर आप कुछ भी करते हैं, वो आपके चैनल को मोनेटाइज़ करेगा ही नहीं। सही। हसन भाई, मुझे ये बताएँ कि ये जो ऐड अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि घर बैठे 8,000 रुपए के अंदर लगाएँ और फिर जो है ना लाखों कमाएँ, हज़ारों कमाएँ। ये जो ऑनलाइन जो जॉब दी जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये किस हद तक देखिए, सही ये होती है? सारी जॉब जो है ना, ये फ़ेक है, कि फेक आप होती घर बैठ के पैसे कमाएँ, ऐसा नहीं है। आप कोई भी कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसकी रियलिटी देखें कि भई वो कितना एक्चुअली प्रॉफ़िट जनरेट कर सकता है।
₹1000 लगा के ₹1,00,000 कमाना ऐसा कोई बिज़नेस है ही नहीं। जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी उतना रिस्क का भी चांस होगा और उतना प्रॉफ़िट का भी होगा। अब ये घर बैठ के कमाएँ, आप इनको जैसे ही पैसे भेजेंगे, ये थोड़ी देर के बाद आपका नंबर ब्लॉक मार देंगे। यानी कि ये एक आपके लालच पे खेल रहे होते हैं। इनकी सारी जो जर्नी बनी हुई होती है ना कि आप किसी तरह इनको छोटी-सी अमाउंट भेज दें और ये आपको इतनी बातें बोल देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं कल जो है ना एक बहुत ही एक फ़ेमस और अमीर-तरीन शख़्स बनने वाला हूँ। बस वो ही टाइम जैसे ही आप उसको पेमेंट सेंड करेंगे और वो आपको ब्लॉक मारेगा। हसन भाई, लेकिन इसका एक सही तरीका क्या है कि अगर घर बैठे हम पैसे कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जॉब्स बाहर जाके ना करें, जैसे लेडीज़ हो गई है, फीमेल्स वगैरह घर बैठे जो कहते हैं ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट अच्छी निकालना पड़ेगी। देखिए, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक ब्लू ओशियन और एक रेड ओशियन। रेड ओशियन का मकसद क्या है कि लाल यानी कि लाल समंदर हुआ हुआ है, सभी उसमें गोता लगा रहे हैं। आप भी उसके अंदर आ गए। एक है ब्लू ओशियन, ठंडा, सुनसान पड़ा हुआ, उस प्रोडक्ट को कोई पूछ नहीं रहा। आप उस प्रोडक्ट को लेके आएँ और उस प्रोडक्ट को लाने से पहले आप पहले उसकी स्टडी कर लें कि वो प्रोडक्ट कितनी आसानी से आपको मिल सकती है। और कितने कम पैसों में मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोडक्ट बोल्डन मार्केट गया, वहाँ से बोल्डन मार्केट एक तो करीब है मेरे लिए, कराची वालों के लिए ये फ़ायदा है। फिर प्रोडक्ट सबसे सस्ती आपको मिलेगी। भई एक प्रोडक्ट अगर आपको ₹400 की मिल रही है, तो ये कम से कम भी मार्केट में ₹1200 की बिकनी चाहिए, यानी कि 3x का उसमें जो है ना फ़ॉर्मूला हमने लगाया हुआ होता है। इससे होता है क्या है कि आप ₹300 की आपको प्रोडक्ट पड़ी, ठीक है? अब प्रोडक्ट पड़ने के बाद आप घर पे ले आए। अब आपको पूरे पाकिस्तान में भेजना भी है, तो इसके अंदर एक सर्विस होती है कोरियर की। ₹300 वो भी लेगा, तो आपने उसी टाइम कैलकुलेशन लगा ली कि प्रोडक्ट ₹600 मेरे पास पड़ गई है। फिर आप जब फेसबुक पे मार्केटिंग करने जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात ये है कि अब ये देखना है कि कोई वो प्रोडक्ट ₹1200 की तो नहीं बेच रहा। अगर वहाँ पे कोई बंदा ₹1000 की प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आप फेसबुक पे जितना पैसा एक्सपेंड कर लें, यानी आप ऐड चलाएँगे, वो एक बंदा देखेगा कि आप ₹1200 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बंदा देखेगा कि सेम बंदा वो प्रोडक्ट ₹1000 की बेच रहा है। अब वो बंदा कौन खरीदेगा? 1000 वाले। आप तो ये ऐड चला के यही सोचते रह जाएँगे कि मेरे ऐड सही नहीं चल रहे, जबकि वहाँ पे जो बाइंग हो रही है वो प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर हो रही है। तो इस चीज़ पे जो है ना वो आप लोगों को नोट करना पड़ेगा कि जो है वो आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर तो सबसे पहले ये देख लें कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी अच्छी है, कितने सस्ते में मिल रही है और कितनी आसानी से डिलीवर हो रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आ जाऊँ जो वो कोरियर ही उस पे इतना लग जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच है, मैं एक घड़ी की बात कर लेता हूँ। ये क्या है कि 18 साल से 55 साल तक के एक घड़ी जो है वो उसमें से जो है वो कड़ियाँ निकल जाती हैं। वो लोगों के अच्छा फिर वॉच का वज़न भी कम है। सही। ठीक है, अब मैं वॉच लेके आया हूँ, तो भाई उसके प्राइस अगर कम में मिल रहे हैं मेरे को, तो मैं ईज़िली मार्केट में सेल कर सकता हूँ। अगर मुझे गोल्डन मार्केट से ₹1000 की वॉच मिल रही है और वो मार्केट में ₹3500 की सेल हो रही है और फेसबुक पे ऐड चलाने के बाद मेरे को 500, 600, ₹700 का भी एक ऑर्डर आ रहा है, तो ₹1700 मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग मिला के ₹300 कोरियर, ₹2000 हो गए। पीछे-पीछे मेरे को जो है ना 15 यानी ₹1500 मुझे एक ऑर्डर पे मिल रहे हैं। तो आप अच्छा भी लगेगा कि एक दिन पे 5000 पे जब आप ₹5000 का ऑर्डर लगाएँगे, बूस्ट चलाएँगे ₹5000 का तो उसमें 4, 5, 6 ऑर्डर भी आ गए। तो आपके पैसे भी जो हैं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बाहर आ गए और आप प्रॉफिट में खड़े हैं। सही। हसन भाई, अभी आपके पास कितने स्टूडेंट हैं? मैं तकरीबन मोर देन जो है अभी जो मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास 120 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मैं 3 बैचेज़ पढ़ा रहा हूँ। उनको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जी, मैं सिखा रहे उनको हैं। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहा होता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में 2 मार्केटिंग है ना, एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन ये आ जाते हैं। दूसरी है इसकी फ़ेसबुक की गूगल मार्केटिंग, जिसमें आप एड्स लगाते हैं, जो आप गूगल पे जाके कोई चीज़ लिखते हैं, तो ऐड आते हैं, यूट्यूब के ऊपर ऐड आते हैं। ये दोनों बहुत महँगे हैं। अगर आप यूरोप के अंदर ऐड चला रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें मार्केटिंग करेंगी। अगर किसी बंदे को कोई भी चीज़ चाहिए, तो वो बाहर ममालिक में क्या बिहेवियर है, अगर किसी को अपनी वॉशिंग मशीन भी इवन सही करानी है या इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाना है, तो वो गूगल पे जाके बाकायदा टाइप करेगा कि इलेक्ट्रीशियन नियर मी। अच्छा उसका बिहेवियर क्या है? वो इलेक्ट्रीशियन किस जगह से मँगा रहा है? गूगल के ज़रिए से मँगा रहा है। कीवर्ड लिखेगा तो वहाँ पे कीवर्ड पे पीपीसी चलती है। अच्छा पाकिस्तान के क्या है कि आप फ़ेसबुक देखा होगा आपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, या फ्री टाइम पे यूज़ करते हैं। और उन्हीं के बीच में आपके स्क्रॉल के अंदर आपका ऐड आता है, लेकिन किस बिना पे? आपकी एक्टिविटी पे यानी डेमोग्राफ़ी, या तो आपने अपनी डेमोग्राफ़ी कोई एजुकेशन से रिलेटेड रखी हुई होगी, या आपने कोई इंटरेस्ट यानी कि कोई ऐसे पेजेज़ लाइक किए हुए होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच तो आपने रोलेक्स को लाइक किया हुआ होगा, इससे जूसी की वॉचेज़ को लाइक किया हुआ होगा, तभी वो आपको ऐड दिखाएगा। या अगर आपने शूज़ के अंदर ऐड रखा हुआ है शूज़ के पेजेज़ को लाइक किया हुआ है, लाइक एडिडास को लाइक लाइक किया हुआ है, नाइकिया को लाइक किया हुआ है, तो आप देखेंगे आपको भी वो शूज़ से रिलेटेड ऐड दिखाएगा, यानी बिहेवियर बेस्ड।
और जब आप शॉप नाउ पे भी जाके क्लिक करते हैं, उसकी भी इसको इन्फॉर्मेशन है कि शॉप नाउ पे वही बंदा क्लिक करेगा जो क्लिक करके वेबसाइट पे जाके परचेस करेगा, उस तक की उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये बंदा वेबसाइट से जाके चीज़ें खरीद रहा है। कोई नया बंदा अगर स्टोर है जिसका अपना शॉपिफाई पे स्टोर बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को ऐड दिखाओगे जो ऑनलाइन यानी कि फेसबुक पे आप कोई पेमेंट भी कर रहे होते हैं, तो उस तक की उसको इन्फॉर्मेशन है कि ये फेसबुक पे भाई पेमेंट कर रहा है। इसके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये ऑनलाइन खरीद सकता है ना। अगर इसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, फिर यहाँ पे जो 95% जो शॉपिंग हो रही होती है वो हो रही होती है सीओडी, यानी लोगों का डर ही भी अभी तक के ख़त्म नहीं हुआ। कोई भी आपको एडवांस में पेमेंट नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी सीओडी में आपको भेजना पड़ती है कि भाई जब आपकी प्रोडक्ट घर पहुँच जाए तब आप पैसे देना। हसन भाई, ये बहुत अच्छी बात की आपने। मैं अक्सर खुद ये सोच रहा होता हूँ कि कहीं पे बैठे हुए हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी आइटम का नाम ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मिसाल के तौर पे कैमरे का मैंने नाम लिया, डिस्कस कर रहा हूँ यार ये कौन सा अच्छा कैमरा है, वो कैमरा कौन अच्छा है, कैनन अच्छा है। तो फ़ौरन थोड़ी देर बाद जब मोबाइल ओपन करते हैं और सोशल मीडिया जब चलाते हैं, तो हमारे सामने उसी की पोस्टें आने लग जाती हैं और उसी के रेट्स आने लग जाते हैं, उसी की क्वालिटी दिखाने लग जाते हैं। तो ये क्या वो हमें सुन रहा होता है? देखिए, देखिए इसमें एक बाकायदा साउंड भी जो है ना आपका रिकॉर्ड हो रहा होता है। इसमें बेसिकली कीवर्ड आपका रिकॉर्ड हो रहा होता है। आपकी पूरी टॉक के अंदर क्या है कि इन्होंने बाकायदा एक वो लगाया हुआ है, जब भी आप फेसबुक इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे वो पहले पूछेगा अलाउ योर कॉन्टैक्ट्स, जी। आप फ़ौरन अलाउ करते हैं। जैसे ही जो है ना आपका ऐड आप फेसबुक आईडी बनती है, थोड़ी देर बाद देखते हैं आपके जितने भी म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, आप कहते हैं ये भी मैं इसको जानता हूँ। वो 2 मिनट के अंदर आपके मोबाइल में जाता है, चेक करता है उसका रिपोर्ट कि भाई इस फ़ोन से जितने भी फेसबुक पे अकाउंट बने हुए हैं, वो इनको दिखाना स्टार्ट कर दो। इसी तरह जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तो जीपीआरएस के ज़रिए से आपको ट्रैक किया जा रहा होता है। सारी इन्फॉर्मेशन हर एप्लीकेशन जब भी इंस्टॉल करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा अलाउ योर फुल एक्सेस। अभी बीच में आईओएस ने ये चीज़ मना कर दी थी, यानी एप्पल ने अपनी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया था, तो फेसबुक के एल्गोरिथम से बहुत डिफरेंस आया था। वो आईफ़ोन के यूज़र्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करी, क्योंकि बिहेवियर पे ही आपकी शॉपिंग हो रही होती है, आपके इंटरेस्ट बेस के ऊपर शॉपिंग हो रही होती है। अब एक बंदा है वो सिर्फ़ वीडियो वॉच करता है, तो उसको ऐड दिखाने का क्या फ़ायदा? फिर जब आप कोई ऐड दिखा रहे होते हैं, तो आपके पीछे ना आप प्रेफ़रेंसेस होते हैं फ़ेसबुक के अंदर, कभी आप जाके अपनी सेटिंग में चेक करें, आपने जितने पेजेज़ लाइक किए हुए होंगे, वो प्रेफ़रेंसेस में बता रहा होगा कि आपने इतने पेजेज़ लाइक किए हुए हैं, आपने इतने लोगों को मैसेज किया हुआ है, वो पीछे लगी हुई डेटाबेस होती है। अब एआई कब काम करेगी? आपने आज 100 लोगों को ऐड दिखा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप आए शूज़ में, मैंने अपने शूज़ का ऐड चलाया, तो मैंने देखा कि मेरे जो हैं वो 25 से 35 साल के लोग ज़्यादा देख रहे हैं, नंबर 1। फिर मेरा जो ऐड है वो पंजाब के लोग ज़्यादा मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। उसने सिटी वाइज़ भी ले लिया, रीजन वाइज़ भी ले लिया, यानी कि पंजाब को। तीसरे दिन उसकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, उस डेटा की बेस पे अब वो 5 चौथे दिन क्या करेगी, सिर्फ़ उन्हीं लोग उसी रीजन पे उसी लोगों को ऐड दिखाएगी जिसके लिए आपकी प्रोडक्ट बनी हुई है। तो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इसमें किरदार अदा कर रही होती है। आप तो सो रहे होते हैं, आपको तो पता भी नहीं होता, लेकिन उसके पीछे की आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस डेटा पे काम करती है। अगर उसके पीछे कोई डेटा है ही नहीं, वो खुद से कैसे अज़्यूम कर लेगी? भाई डेटा होगा तो उस डेटा के ऊपर वो जो है ना आने वाली जो है ना फ्यूचर को डिसाइड करेगी कि यार इनकी प्रोडक्ट बनी ही 18 से 35 साल के लोगों के लिए। अच्छा, मेन इंटरेस्ट ले रहे हैं या वुमेन इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर ये भी इन्फॉर्मेशन होती है फेसबुक के पास, किस टाइम के पीरियड पे जो है ना वो जा इनकी ऐड दिखाने। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ जाएँ कि भाई मेरा रेस्टोरेंट है सही। या मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। तो उससे मुराद क्या है कि भाई अब ऑनलाइन ऐड आपको जो है ना 12 से 3 के दरमियान ज़्यादा नज़र आएँगे, लंच के ऐड। क्यों? सही। 12 से 3 के दरमियान आपको भूख भी लग रही होती है और उस टाइम आपकी जर्नी बनी हुई होती है कि भाई आप उस टाइम मँगा लें। अब ऐसा थोड़ी है मैं रात को 3 बजे आपको बर्गर का ऐड दिखा रहा हूँ और वो अगर लंच का टाइम नहीं हुआ या अगर आपकी हंगरी का टाइम नहीं हुआ, तो आप देख लीजिए कि जितने भी बड़े-बड़े जो है फूड के ब्रांड हैं, आप कहीं नोट करें, तो ये दोपहर के अंदर आपको ज़्यादा ऐड दिखा रहे होते हैं या रात की टाइमिंग में ऐड दिखा रहे होते हैं। क्यों? खाने का वो टाइम है। तो ये सारी स्पेसिफ़िकेशन, ये सारे टाइम सेट आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कर सकते हैं। आप प्रिंट मीडिया को ले लें, आप प्रिंट मीडिया के अंदर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वीडियो के अंदर अब मैं मेरा चैनल पे ऐड आ रहा है, कौन देख रहा है? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? आप बताएँगे भई ये नहीं, मुझे ये नहीं बता सकता कि मेरा चैनल मेल ज़्यादा देख रहे हैं, यूथ ज़्यादा देख रही है या फीमेल ज़्यादा देख रहे हैं। इसीलिए जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग में लोग तेज़ी से आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें एक वर्ड यूज़ होता है आरओआई, यानी कि मैंने 1 लाख रुपए खर्च करा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उसकी क्या मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिली? 1 लाख रुपए खर्च करा मैंने डिजिटल मीडिया पे, इसका आरओआई क्या मिला? वो देखते हैं भाई इसका आरओआई 200% जा रहा है और उसका जा रहा है जो है ना 1.5% जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो वो यही कहेंगे सारे जितने भी मार्केटर हैं कि भाई जहाँ से ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ से हमारा ज़्यादा पैसा खर्च करो। सही। हसन भाई, आपने बताया कि 120 स्टूडेंट अभी आपके पास तालिब इल्म हैं।
तो आने वाले फ्यूचर्स के अंदर आप क्या कहते हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है, और आने वाले दिनों के अंदर आप क्या कहते हैं कि जो ना हर किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर वो चीज़ सीखें जो आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी बेस ना हो। क्या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 2012 के अंदर आप चले जाएँ, वो दौर था आईटी का। कि आईटी, 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 आईटी सब बंदे आईटी के अंदर चले गए, आईटी की फ़ील्ड थोड़ी-सी डाउन होना स्टार्ट हो गई। 2015 के अंदर दौर आया कि भाई ई-कॉमर्स कॉमर्स पढ़ लो। कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स अब भाई पाकिस्तान के अंदर बैंक ही 3000 है। सही। और हर साल जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 5000 बंदे ग्रेजुएट करके कर रही है। अब 5000 बंदे हैं, ठीक है? और बैंक कितने हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 हैं, 2000 कहाँ गए? कॉम्पिटिशन बढ़ गया। अब एक जॉब आती है उसके पीछे 10 बंदे लाइन में खड़े हुए होते हैं। क्योंकि इकोनॉमी बेस थी ना। अब 10 बंदे खड़े हो गए, देख रहे हैं कि आगे वाला क्या सैलरी बोलेगा, मैं क्या सैलरी डिसाइड करूँगा। जबकि फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग ये स्किल है आपकी बेसिकली ना, उसकी तो अपनी वर्थ है, अकाउंटेंट की अपनी वर्थ है, लेकिन स्किल्स क्या है, पूरी दुनिया में बेच सकते हैं आप। अब ये जो लिखा हुआ होता है ना लाखों रुपए माना कमाओ, तो वो इसलिए लिखा हुआ होता है कि आप पाकिस्तान के अंदर एक जो सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप किसी की पेज मैनेजमेंट कर रहे हैं या किसी का स्टोर चला रहे हैं, वो आपको 15,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक दे सकता है। और बिल्कुल अगर सही। यही आप किसी को सर्विसेज़ यूके, यूएसए, कनाडा दे रहे हैं, पाकिस्तान से बैठ के दे रहे हैं और अगर उसने आपको दे दिया $300, अगर वो आपको $300 पे कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की करेंसी में वो कन्वर्ट होके आपके 90,000 बन जाते हैं। ऐसे ही। बेसिकली फ़ायदा हमें बस करेंसी का है कि हमारी करेंसी से डॉलर की करेंसी 200 ज़्यादा जो है ना वो अपर है। और जो भी है अब इसमें क्या है कि आपके पास सोर्स क्या है, आपको जो भी काम करना है वो लैपटॉप के ज़रिए से करना है, तो आप लैपटॉप के ज़रिए से काम कर सकते हैं। अभी आप पहले पाकिस्तान लोकल मार्केट को पहले कैप्चर करें, फिर उसी बेस के ऊपर फिर आप इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करें। अब क्या है कहते हैं कि अब मेरे पास क्या है कि 50 क्लाइंट अगर मैं लोकल रख लूँ और 5 क्लाइंट इंटरनेशनल रख लूँ तो दोनों बराबर आ जाते हैं। ऐसे अब ही। इंटरनेशनल क्लाइंट 5 बंदों से मुझे वो अर्निंग हो रही है, तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रही। लेकिन कब? जब मैंने पूरे 50 क्लाइंट से पहले एक्सपीरियंस ले लिया, सारी जर्नी पूछ ली, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट के पास जाते हैं ना तो वो 1 दिन की बात नहीं करता। लोकल क्लाइंट कहेगा कि मैं 5 दिन में आपको टेस्ट कर लूँगा, कि आप क्या हो, जबकि ये इम्पॉसिबल बात है, लेकिन आप उस क्लाइंट को भी साथ काम कर रहे होते हैं। इंटरनेशनली क्लाइंट जितने भी बाहर के क्लाइंट हैं वो ये कहते हैं भई मुझे 3 महीने का प्लान दें। मुझे भी पता है 1 दिन में बिज़नेस नहीं चलता। जब वो आप 3 महीने का उसको प्लान देंगे विद स्ट्रेटजीज़ के साथ कि मैं पहले ये करूँगा, इस तरीके से करूँगा, उसको वहीं अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितने पानी के अंदर हैं और आपका कितना एक्सपीरियंस है। अच्छा, इंटरनेशनल क्लाइंट जो होते हैं, ये पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ या दूसरे ऐसे छोटे ममालिक के साथ क्यों काम करना पसंद करते हैं? क्योंकि लो बजट उनको भी देना पड़ता है, वहाँ जो बैठे हुए हैं देखिए तो पूरे यूरोप में हर जगह का अपना लॉ है। अगर मैं यूके की बात कर लूँ तो आप 800 पाउंड से ज़्यादा कम से बंदा रख नहीं सकते, इवन के वो पियून क्यों ना हो। सही। अब 800 पाउंड को अगर आप इक्वल करेंगे, अब लोग तो डॉलर को जानते हैं, जीडीपी ऐसे ही। को जानते ही नहीं है, जो ग्रॉस पाउंड है आपका पाउंड जो है, वो इससे ज़्यादा महँगा है। अब वो देखते हैं कि एक बंदा उनको वहाँ के हिसाब से रखना है 4.5 लाख रुपए में ऐसे। और वही सेम बंदा उनको अदर मार्केट से मिल रहा है 1 लाख रुपए में। तो वो यही चाहते हैं कि हम किसी तरीके से फ्रीलांसर एज़ अ फ्रीलांसर ले लें। अगर वो आपने उसको रिज़ल्ट दे दिए, तो आप यकीन करें लोग कहते हैं ना पेमेंट के इश्यूज़ हैं, ये हैं, वो आपके घर तक के पेमेंट पहुँचा देगा, रेमिटेंस के ज़रिए से पहुँचा देगा आपको पेमेंट। आईटी के ऊपर 1% टैक्स है, जब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आएगा आपको कोई भी नहीं रोकेगा। बस शर्त ये है कि वो लीगल तरीके से आए। वो रेमिटेंस के ज़रिए से आपको दे देगा, सारे बैंकिंग जो है क्योंकि इनके पास डॉलर आ रहे होते हैं, ये इनको फ़ेवर दे रहे होते हैं। जब भी मार्केट में रेट बढ़ेगा डॉलर का, सब रो रहे होंगे सिवाय फ्रीलांसर के, क्योंकि उसकी सारी अर्निंग ही फ्रीलांस वो खुश हो रहा होता है। और इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान की अल्लाह ना करे अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो आपका तो पाकिस्तान से बेस ही नहीं है और आप जो है पूरी दुनिया के अंदर दे रहे हैं। ऐसे। कब आपके साथ हो जाए? दूसरी चीज़ सब्र रख के ना, ज़ात जो है अल्लाह की ज़ात, रिस्क अल्लाह ताला के हाथ बिल्कुल में है। ऐसे ही। अल्लाह ताला ये देख रहा होता है बंदा कितनी मेहनत कर रहा होता है। तो जब वो देख रहा होता है ना तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपके उसमें आ जाते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ और उसके अंदर इतनी अर्निंग नहीं हो रही होती मेरे को। लेकिन क्या है कि उन जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो खुशी ये मिलती है कि भाई ये बच्चे अर्निंग कर रहे हैं। टीचिंग में इज़्ज़त है, इतना ऐसे। पैसा नहीं है, इज़्ज़त ज़्यादा है। तो इज़्ज़त तो ये है कि मैंने ये देखा है कि जब किसी बच्चे की अर्निंग हो रही होती है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कहीं न कहीं से फ़ोन आ जाता है कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये चला लें। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि रिस्क का ताल्लुक कहीं और से है। ऐसे। आप मेहनत करें, हर फ़ील्ड के अंदर जो है वो बहुत सारे डॉलर्स भी हैं, पेमेंट भी है। इस सब का ताल्लुक जो है रिस्क का ताल्लुक अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला पे आप बिलीव रखें, आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप अर्निंग भी करेंगे। और इसमें रातों-रात अगर आपकी कोई चीज़ अच्छी हो गई है, तो आप घर बैठे जो है ना, बाकायदा एक बहुत अच्छी 6 डिजिट के ऊपर जो है आप अर्निंग कर सकते हैं।
अच्छा तन्वी, सोशल मीडिया के तलबा के लिए सबसे आसान फ्रीलांसिंग जो है ना वो प्लेटफ़ॉर्म कौन-कौन से हैं? देखिए, सबसे आसान जो प्लेटफ़ॉर्म है, एक तो आपका फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है। अगर आप यहाँ पे फ़ेसबुक की कोई सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं या डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर आप इंटरनेशनली देखते हैं तो 5RR है और अपवर्क है। अगर आप इंटरनेशनली क्लाइंट्स को डील करना चाह रहे हैं। इवन के बहुत सी लीड्स जो है ना आपको गूगल के ज़रिए से भी मिल जाती हैं। आप गूगल माय बिज़नेस पे जाएँ, वहाँ पे चीज़ें निकालें और पर्सनली लोगों को पहले फ्री सर्विस ऑफ़र करें कि भाई वो फ्री में आके इतना हैबिचुअल हो जाए कि आपके फ्लेवर को टेस्ट कर लें। आप जितनी भी लोगों की ब्रांडिंग देख लें, ये सब पहले फ्लेवर टेस्ट कराते हैं। तो आप पहले पैसे कमाने की तरफ ना जाएँ, पहले आप लोगों को कम जो है ना चार्ज करते हुए अच्छी सर्विसेज़ दें। ऑटोमेटिकली जब उसका ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है, उसको रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आपको एक हाइली पे सर्विस दे रहा होता है, यानी कि आपको एक अच्छी अमाउंट भी पे कर रहा होता है। सही। अच्छा तन्वी, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट होने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए कितना एक टाइम दरकार है? मेरे अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कम से कम 2 से 3 महीने। बस 2 से 3 जी, महीने 2 में? से 3 महीने के अंदर अच्छा देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब ज़्यादातर सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ा रहे होते हैं टीचर। सही, अच्छा टीचर कौन से पढ़ा रहे होते हैं जो 9 टू 5 ऑलरेडी खुद जॉब सही, कर रहे हैं। अच्छा मैं पार्ट टाइम पढ़ाता हूँ लेकिन मैं एज़ अ ट्रेनर पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे खुद प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर 5 मिलियन तक के या 7 मिलियन से ज़्यादा की मैंने एड मैनेजर पे एक्सपेंडिंग कर दी है, तो मैं 1 घंटे की क्लास के अंदर फिर मैं उनको सारा एक्सपोज़र दे देता हूँ, कि ये देख लें कितने एक्सपेंडिंग पे क्या रिज़ल्ट आए, क्या स्ट्रेटजीज़ इसमें अप्लाई करी। तो क्योंकि दौर बड़ा फ़ास्ट है, अगर आपके पास आप कोई एक अच्छी प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, तो आप एक ही हफ्ते के अंदर अपने स्टोर पे ऐसी सेल देख रहे होंगे कि आप खुद बिलीव नहीं कर रहे होंगे कि यार ये सेल कैसे आ रही है। क्यों? इसके पीछे लगे हुआ उसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही मैच्योर है और स्टिल जो है वो उसके सारे बिहेवियर मैच्योर हो रहे होते हैं। आपको सिर्फ 30% मेहनत करनी होती है। आपको एक अच्छा फ़नल यानी कि आपको अपना एड क्रिएटिव से मुराद ये है कि लोगों को दिखाना क्या है। अच्छा, दिखाना क्या है, कब दिखाना है और कैसे दिखाना है, ये 3 चीज़ें हैं। अगर आपको इसका टाइम पीरियड पता चल जाए, तो आप खुद देखेंगे कि आप बहुत ही तेज़ी से उसकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से इतनी सेल जनरेट कर लेंगे कि आपको खुद जो है ना बिलीव ही नहीं होगा, कि यार वाक़ई में मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। बस शर्त ये है कि आपने जो पीछे की आपकी वर्किंग है, ई-कॉमर्स जितना भी बहस कर रही होती है, वो प्रोडक्ट के ऊपर कर रही होती है 80%। अगर आपको सस्ती प्रोडक्ट मिल गई और आपने वो मार्केट में उतार दी, अब आपका ऐड दिखा, थोड़ी देर बाद किसी और का उसी ने फेसबुक ने दूसरा ऐड दिखाया, अब परचेज़िंग कहाँ पे चली गई? अब परचेज़िंग चली गई प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर। जिसको उसको प्राइस सस्ते मिलेंगे, तो वो चीज़ परचेज़ कर लेगा। जब चीज़ परचेज़ कर ली उसने, तो अगर आपने चीज़ उसके पास अच्छी भेज दी, तो वो आप पे उसको बिल्ड हो गया कि भाई अब मुझे जब भी कोई चीज़ खरीदनी है, मैं इसी सही, ब्रांड से सही, या इसी वेबसाइट से जाके चीज़ खरीदूँगा। सही। अच्छा अहसान भाई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई से सोशल मीडिया को कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा ये हुआ है कि पहले जब हम कोई भी कैंपेन लगाते थे, तो वो 10 दिन के बाद मैच्योर होती थी, 8 दिन के बाद मैच्योर होती थी। अब क्या है कि वो बहुत ही तेज़ी से मैच्योर हो रही है, यानी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अभी भी इतनी आई नहीं है इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर फ़ेसबुक में अगर आप कोई भी कैंपेन लगाएँगे, तो वो कैंपेन ये कहती है कि भाई अगर 50 सेल्स आपकी 1 हफ़्ते के अंदर आ जाती हैं। अगर आप कोई भी कैंपेन चला रहे हैं और 50 सेल्स उसमें आप कामयाब हो जाते हैं, भले वो सेल्स आपको 1000 रुपीज़ की पड़ रही हो पर सेल या आपको 500 की पड़ रही हो, तो वो कहती है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर इस पे 50 सेल्स आ जाती हैं, तो अगले आने वाले पूरे 10 दिन के अंदर उसको पता चल जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में आपकी किस टाइप की ऑडियंस बनी हुई है। क्यों? उसको वो 50 रिज़ल्ट्स जो मिलेंगे ना, उस रिज़ल्ट्स के ऊपर जो है ना उसकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से जो है ना वो ऑडियंस सेट कर लेगा कि यार इस 50 जैसे बंदे पूरे पाकिस्तान में और कितने हैं, उनको इनका ऐड दिखाओ। हसन भाई, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया सीखने के लिए क्या डिग्री का होना लाज़मी है या स्किल्स की ज़रूरत है? अब जो मुख्तलिफ जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के डिप्लोमा में दे रही हैं या डिग्रीज़ दे रही हैं, वरना इससे पहले जितनी भी जो चीज़ें थी वो स्किल्स हैं। अब जैसे फेसबुक ने ऑलरेडी अपना कोर्स दिया हुआ है कि वो आप उधर से भी कोर्स कर सकते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। गूगल ने भी अपना दिया हुआ है, लेकिन डिजिटल मीडिया के अंदर सारी चीज़ आती है आपकी एक्सपेंडिंग के ऊपर कि आप जब कहीं इंटर्नशिप करते हैं, जब कोई चीज़ चलाते हैं तो आपको रिज़ल्ट सामने आते हैं। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब आपको पता ही नहीं है कि दूसरे-तीसरे दिन कैंपेन कैसे परफ़ॉर्म होगी। आप तो एक दिन चला के बंद कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी कैंपेन चलाऊँगा तो मैं अब नॉर्मल बंदा तो वो एक ही दिन में समझ लेगा कि नहीं बनी। जबकि 4 दिन तो उसको खुद मैच्योर होने में लगते हैं आपके एड क्रिएटिव को, कि वो अंदाज़ा होता है कि भई इसका क्या रिस्पॉन्स जा रहा है, इस पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इसका सीटीआर यानी कि क्लिक थ्रू रेट अगर आज 13% जो है वो ऑडियंस देख रही है तो आने वाले 13% में कितनी है। तो इस चीज़ का सारा जो है वो प्रैक्टिकल पे होता है।
कि आप वो प्रैक्टिकल अगर आपके साथ वक़्त के साथ-साथ आपको मिलता रहेगा, तो आप एक्सपीरियंस के बिना पे जो है ना फिर आप स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। स्ट्रेटजीज़ आपकी अपनी है। देखिए टूल्स तो हर किसी के पास है। आपके पास भी फेसबुक ने एड मैनेजर दिया हुआ है, मेरे पास भी दिया हुआ है। अब फ़र्क कहाँ आता है एक्सपीरियंस पे कि वो उस पे क्या स्ट्रेटजीज़ अप्लाई कर रहा है, उसके क्या मतलब उसका क्या सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक जा रहा है, ठीक है? क्या सीटीआर जा रहा है? अच्छा एवरेज टाइम क्या जा रहा है, उसका हुक रेट कितना अच्छा जा रहा है। उस ऐड के बिना पे हम देख रहे होते हैं कौन-सा फन्नल अच्छा परफ़ॉर्म हो रहा होता है, कौन से लोग देख के तस्वीरें जो है ना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे होते हैं। उस बिना पे हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि यार कितने क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे जा रहे हैं, कितने बंदे वेबसाइट पे चले गए। ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, भई प्राइस में तो मसला नहीं आ रहा, हमें प्राइस कम करके बेचना पड़ेगी। तो ये चीज़ें सारी जो है ना हमें देखना पड़ रही होती हैं। स्किल्स जो है वो बेस्ट है। आने वाले 5 सालों के अंदर आप सोशल मीडिया को कहाँ देख रहे हैं? मैं तो 100% सोशल मीडिया को देख रहा हूँ क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमें जो जिस चीज़ का हैबिचुअल कर दिया गया है, उसी चीज़ का हैबिचुअल कर दिया गया है। अब क्या है फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं आप, जितने भी लोग हैं वो उसी के पीछे जा रहे हैं। अच्छा फिर फेमस भी इसी जगहों से हो रहे हैं क्योंकि सारी ऑडियंस इस जगह पे इन्होंने ग्रैब कर ली है। पहले जब फेसबुक बनी थी, पाकिस्तान के अंदर आई थी 1998 में बनी थी, 2002 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर आई तो मुश्किल से 5 लाख भी और यूज़र्स नहीं थे। और 10 साल के बाद आप देखें तो उसने 50% ऑडियंस को ग्रैब किया हुआ था और 2018 के अंदर इसने 85% जो है ना ऑडियंस को ग्रैब कर चुकी थी ये, कि सारे यूज़र्स इसके पास आए हुए थे। किसी भी एप्लीकेशन की वर्थ नहीं होती, वर्थ होती है उसके पीछे डेटा की। आज फेसबुक के पास पूरी दुनिया से डेटा आ गया है, तो वो उसी डेटा पे जो है उसको कैश कर रहा है वो। और आने वाले सालों में आप क्या चेंजिंग देख रहे हैं? क्या चेंजिंग होने वाली है सोशल मीडिया के अंदर? सोशल मीडिया के अंदर जो चेंज होने वाला है, वो चेंज ये होने वाला है कि अब ये वर्चुअल रियलिटी पे लेके जा रहे हैं। यानी कि आपको ऐसा लगेगा जब आप फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे जो उसका नेक्स्ट सेगमेंट है, क्योंकि प कोई यहूदी या कोई भी जो ये लोग हैं, गोरे हैं, ये जब भी कोई चीज़ लॉन्च करते हैं ना, तो वो पहले लॉन्च करते हैं कार्टून की सूरत में। सही। ठीक है? ये कार्टून की सूरत में अगर कोई भी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी लेके आएँगे ना, तो ये कार्टून की सूरत में लोगों को दिखाएँगे कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब जैसे ये मेटा का नाम आपने सुना है 2017 से 2020 के उसमें। इससे पहले लोग फेसबुक को जानते थे, भई ये मेटा क्या है? मेटावर्स। ये 2009 के अंदर एक फ़िल्म आई थी, जिसमें उसने बताया था कि भाई आप एक जगह से रहते हुए पूरी दुनिया से कनेक्ट होता है। 2009 में जब ये आई फ़िल्म आई, तो लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट ज़ाहिर किया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया कि हम क्यों ना ऐसी ऐसी चीज़ बनाएँ जो एक जगह से रह के पूरी दुनिया को कनेक्ट करे। फिर दज्जाल, जो हमारा कुरान शरीफ भी फरमा रहा है ऐसे ही। कि दज्जाल एक जगह से बैठ के पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा। आपको कुछ चीज़ें सारी जो है ना इनकी यहाँ से मिलती हुई नज़र आएँगी। अब ये है कि कुरान शरीफ से हम वो डेटा ले नहीं रहे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया था। तो हम जो है अगर आपको इस चीज़ को समझना है, तो आपको उसके जो है ना कुरान शरीफ को भी देखना पड़ेगा, उसने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि ये काम होगा और वो काम चलता हुआ आ रहा है। ऐसे ही। तो इसकी कहीं न कहीं साइंस आपको यहाँ से भी मिलेगी। फ़ोटोशॉप आप देख लें, आपको फ़ोटोशॉप में एक आँख नज़र आएगी, है ना? ऐसे ही। लोग तो समझते रहे कुछ और ही समझते रहे कि ये एक आँख क्या है, वो एक आँख ये है, कि वो सारी जो सोर्सेज़ हैं आपकी इसराइल से चल ऐसे ही। रही होती हैं और एक आँख किसकी निशानी है? दज्जाल की बिल्कुल। निशानी। हसन भाई मुझे ये बताएँ कि अगर आपको गूगल का, यूट्यूब का, फ़ेसबुक का, इंस्टा का तमाम सोशल जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनका एक्सेस दे दिया जाए तो आप इसके अंदर क्या रद्द-बदल लेकर आएँगे? देखिए, इसके अंदर जो है ऑर्गेनिकली किस तरीके से चीज़ें ग्रो करनी है। आया कि आपके प्रोडक्ट में जान है भी नहीं है क्योंकि इसमें एक ई-कॉमर्स के अंदर आप देखें तो प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है। हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी, सर्विसेज़ की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट में आप ई-कॉमर्स में अगर आपने प्रोडक्ट ही गलत सेलेक्ट कर ली, तो मैं क्या कोई भी डिजिटल मार्केटर उस पे बहुत ताकत भी लगा ले तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ही गलत है। अच्छा, इसी तरीके से सर्विसेज़ में बात कर लें, हम कौन से कीवर्ड यूज़ करना है, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड कौन से कीवर्ड की ऑडियंस बैठी हुई है। क्योंकि मिसाल के तौर पे एक ऑडियंस वो थे ही नहीं, एक बच्चा जो है वो कीवर्ड पे टाइप करके आपकी वीडियो पे आ रहा है और वो देख ही नहीं रहा, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में क्या जाएगा कि भाई ये वीडियो बेकार है, वो आपकी उठा के पीछे फेंक देगा। इवन कि आपके गूगल के पेज के ऊपर कोई दूसरी तीसरे पेज पे आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, तो उसका मकसद कहा जाता है कि आपकी वेबसाइट डेथ है। तो यूज़र हमेशा जब भी गूगल के ऊपर आएगा या तो वो पहले पेज पे जाएगा, दूसरे पेज पे जाएगा। तो गूगल के अंदर अगर आप सर्विसेज़ की बात करेंगे तो ये है कि उसके कीवर्ड के ऊपर देखना पड़ रहा होता है कि कौन से कीवर्ड के ऊपर जो है ना आपकी वीडियो दिखे, रैंक हो। तो अलग दोनों की अलग-अलग साइंस है। अच्छा आपको पता है हमारा माशरा जो है ना वो एक गरीब माशरा है और जो ना लोगों के पास स्कूल पढ़ाने के लिए उसके अंदर फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते। तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया के सीखने के लिए इंस्टीट्यूट वगैरह या फिर जो भी सेंटर बने हुए हैं, वहाँ क्या फ़ीस देनी पड़ती है और कितनी फ़ीस में बच्चे को पढ़ा सकते हैं हम? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं ना, एक तो बच्चा
पूरा टीचर पे तवक्कल कर ले या एक बच्चा अपने भी एफर्ट लगाए, क्योंकि टीचर या ट्रेनर का काम होता है 25% चीज़ों को देना, 75% आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है सब जगह पे। आप जब 10 मेंटर की चीज़ें सुनेंगे और जब आप वो चीज़ अप्लाई करेंगे तो आप अलग ही रिजल्ट पाएँगे। अब हमारे टाइम पे जब हम सीख रहे थे तो एआई इतनी नहीं थी, अब एआई आई तो हमें अप टू डेट भी रहना पड़ रहा है। हाँ, इसके अंदर क्या है कि कोई बीच की वो नहीं है, अगर आप कोई चीज़ अच्छी मार्केट में लेके आते हैं, तो यूट्यूब या फेसबुक आपको ये नहीं कहेगा कि आप कोई डिग्री लेके आए, कि आपने यहाँ से पढ़ा हुआ है तो ही जॉब मिलेगी। अच्छा, आप लांडी कोरंगी में रहते हैं, तो आपका तो काम ही खत्म, कि आपको कोई अच्छी फर्म रखेगी ही नहीं, ठीक है ना? वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती। आपके पास स्किल्स है, आपका कंटेंट अच्छा है, अब एक कंटेंट एक नॉर्मल बंदे ने बनाया हुआ है, लेकिन उसका कंटेंट अच्छा था तो फेसबुक वहाँ पे कॉम्पिटिशन खत्म करके आपका ऐड पहले दिखाएगा। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रोके आप किसी वजह से रुक जाएँ, कि भाई इस वजह से जो है मैं नहीं कर पा रहा था। जैसे हमारे इसके अंदर ये है कि कोई बंदे अगर फेमस यूनिवर्सिटीज़ से जो है कोई पढ़ के आते हैं, तो वो बड़ी जो टॉप 10 जो है वो कंपनीज़ हैं, वो कहती हैं भाई ये वाली डिग्री है तो ठीक है। आप पे आपका कॉम्पिटिशन ज़ीरो हो जाता है। आप अच्छी चीज़ बनाएँ, फेसबुक आप कहीं से भी हों, वो आपको फ़ौरन ऊपर लेके आएगा। हसन भाई, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खासतौर पे वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया में डालने के लिए उनको क्या करना चाहिए? कहाँ एडमिशन कराना चाहिए और किस तरीके से आपको मैसेज देना? मैं तमाम पेरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे की एज है 10 से 15 साल, 16 साल, उनको ना तो मोबाइल दे के जान छुड़ा ली जाए कि वो पूरी वीडियो देखते रहें, जबकि उनको किसी न किसी टेक्नोलॉजी के अंदर एनरोल करें, उनका इंटरेस्ट पैदा करें। अगर आप देखें 2 कौमें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं, एक चाइनीज़ कौम, दूसरा जैपनीज़। अगर आप चाइनीज़ कौम को देखेंगे तो इन्होंने अपने खिलौने यानी टॉयज़ भी ऐसे बनाए हुए हैं कि जब वो बच्चों को अपने वो खेलने के लिए देते हैं तो उसमें कोई न कोई साइंस होती है। जब वो उस टाइम साइंस होती है तो जब बच्चा 10 से 12 साल के अंदर उस टॉयज़ के ज़रिए से खेल रहा होता है, तो उस टाइम उसकी ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है। यानी कि उसके पास उसको सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं, एक्सपेरिमेंट मिलने को होता है और फिर वो उसी हिसाब से जब वो मैट्रिक या इंटर के बाद जाता है तो वो उसका दिमाग उसी टेक्नोलॉजी या बिज़नेसमैन के हिसाब से बना हुआ होता है। और मेरी तमाम तलबा से ये है कि कोई भी कोर्स सीखें, तो उस पे टाइम दें, क्योंकि हर चीज़ फ़ौरन हासिल नहीं होती है, आपके टाइम टेकिंग से हासिल होती है। आपको किसी भी फ़ील्ड में ग्रिप हासिल करने के लिए कम से कम 6 मंथ और 1 ईयर का आपको टाइम चाहिए होता है। फर्स्ट मंथ के अंदर अपने फ्यूचर को डिसाइड बिल्कुल भी ना करें कि भई मैं ये काम कर ही नहीं सकता। एक मर्तबा याद रखिएगा कि आप जब 2 मर्तबा गिरेंगे तो आपको आपकी स्किल नहीं, आपकी विल उठाएगी और जब आपकी विल अच्छी है तो और अगर आपने स्किल्स अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, जब आपकी विल उठाएगी तो इंशाअल्लाह ताला आप लाज़मी कामयाब होंगे। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ सोशल मीडिया टीचर मोहम्मद हसन भाई। इन्होंने एक तवील गुफ्तगू की सोशल मीडिया के हवाले से। इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।